Children, good morning. Yesterday, it means in a previous class, we have to discuss about the parliament and governments. Okay, Lok Sabha and Rajya Sabha. Now, this is the remaining part of this chapter. We will discuss in this class how is the ruling party formed. मतलब ruling party किस तरीके से formed होती है. Okay. So after the elections of Lok Sabha, party was listed of all the members of the parliament is formed. It means from this list it is becomes clear how many members from which is the political party are there. If any parties wants to form the government, then there should be a majority of elections members from that party. After the elections, the leader of the party or coalitions of the parties which has the clear majority in the parliament and the appointed as the prime minister in the Lok Sabha. The prime minister of India is the head of the ruling party. Okay. The prime minister selected a minister from the members of the parliament, his the party. In this way, the councils of ministers in the form, the ministers with the prime minister take all the decisions. These ministers take the cares of the responsibility of the work related to their respective ministers such as health, education, finance, etc. Each minister is responsible for any questions related to his ministry to the members of the parliament. It means इसमें जो है बताया है कि जो रूलिंग पार्टी है या रूलिंग जो है मतलब रूल करता है वो किस तरीके से पार्टी जो जिस पार्टी का जो रूलिंग करता है वो कैसे फॉर्म की जाती है. तो मैंने आपको इन प्रीवियस क्लास आई हैव टू टोल्ड ये बता चुका हूँ कि जब कोई किसी पर्टिकुलर जो मतलब पार्टी के जैसे मान लीजिए भाजपा पार्टी या कह सकते हैं कि बीएसपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जब कोई अलग अलग पार्टी से डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में पहुँचते हैं, जिस पार्टी की मेजोरिटी मतलब जिस पार्टी के मेंबर्स ज़्यादा होते हैं वही क्या करता है गवर्नमेंट फॉर्म करता है और वो अपना एक लीडर चुनते हैं. वो होता है कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर. ओके. और प्राइम मिनिस्टर क्या करता है मेंबर्स ऑफ काउंसिल्स और मेंबर मतलब जो मिनिस्ट्रीज ऑफ काउंसिल्स जो होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल्स या काउंसिल्स मिनिस्टर इसको कहा जाता है, उनको मतलब बनाते हैं. उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एंड मतलब मिनिस्टर्स भी बनते हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट. ओके. तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी और उनको ये ड्यूटीज़ दी जाती हैं कि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ अच्छे से करें. और जो भी एनी प्रॉब्लम्स, एनी क्वेश्चंस या कुछ भी मतलब रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम्स है तो वो अलग अलग जैसे एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है एजुकेशन मिनिस्टर से बात कर सकते हैं, मतलब एजुकेशन मिनिस्टर को कंप्लेन कर सकते हैं. तो इसीलिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं अलग अलग मिनिस्टर्स के लिए. ओके. क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स बोल सकते हैं कि एक इंसान मतलब पूरा डिपार्टमेंट्स कंट्रोल नहीं कर सकता ना. जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर अकेला है सपोज दैट, तो वो फॉरेन डिपार्टमेंट नहीं देख सकता. फॉरेन डिपार्टमेंट भी होता है, रेलवे डिपार्टमेंट होता है, इट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट होता है. ओके. और आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट होता है. ओके. तो ये क्या है ना अलग अलग क्या होते हैं डिपार्टमेंट्स होते हैं. उन डिपार्टमेंट्स को अगर मान लीजिए सपोज दैट एक ही पर्सन नहीं देख पाएगा क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल, डिफ़िकल्टीज़ होगी, वो अकेला इंसान कैसे देख पाएगा. तो वो क्या करता है कि जो उन्हीं में से जो मेजोरिटी पार्टी जो होती है, जो हेड ऑफ द जिसको बोला जाता है मिनिस्टर्स, मतलब उन रिप्रेजेंटेटिव में से जो हेड बनता है उसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं. तो उसी पार्टी में से उन्हीं अब खुद के लोगों में से मतलब खुद ही मेजोरिटी पार्टी में से वो क्या करता है मिनिस्टर्स की मतलब जो काउंसिल्स में मिनिस्टर्स बना देता है और मिनिस्टर्स बना देता है, जिससे वो डिपार्टमेंट्स क्या किए जाते हैं ईजिली उनको हैंडल किया जाता है और गवर्नमेंट को चलाने में ईजी होता है. ओके. तो इस तरीके से क्या करते हैं एक पार्लियामेंट फॉर्म की जाती है. इट मीन्स गवर्नमेंट बनाई जाती है. ओके. मेजोरिटी पार्टी इस तरीके से गवर्नमेंट बनाती है. तो ये स्टडी मैंने आपको बता चुका हूँ और ये क्वेश्चंस दिए हैं. आंसर द क्वेश्चंस गिवन द बिलो आफ्टर द वॉचिंग द लाइव टेलीकास्ट. Who presides over the seasons of Lok Sabha and Rajya Sabha? Is there a need of a persons to regulate and control the sessions? Why? Okay. Second question दिया है to whom are the questions addressed. Third question, the questions are asked in which languages? Language. Next, what is the facilities provided to the members of the parliament who does not understand the languages of conversations in the session. Okay. What do you expect
फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ योर एरियाज़। तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो खुद से आप मतलब करिए, और इजी क्वेश्चंस हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सोचने वाले क्वेश्चंस हैं कि कुछ ऐसे मतलब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन है 5th वाला, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ योर एरिया। मतलब आप अपने जो हैं मतलब इन जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स बुक में नहीं मिलेंगे, कुछ आपको वो है बोलते हैं ना कि थिंक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उन क्वेश्चंस के बारे में। ओके, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो जिस एरिया से आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में भेजा है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब क्या उम्मीदें लगाते हैं कि वो आपके लिए क्या करे, आपके एरिया के लिए क्या करे, क्या चीज़ें जो हैं मतलब ठीक नहीं है, उन चीज़ों को सुधारा जाए। आप मतलब इस तरीके से जो है आप क्या एस्पेक्ट रखते हैं अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपने रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट में भेजा है। ओके, जिसको सांसद कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखना है, मतलब एक खुद से सोचना है, क्योंकि ये आपको मतलब एक बुक में नहीं मिलेगा आपको, या बुक में मतलब डायरेक्टली ये सब लिखा नहीं मिलेगा कि हाँ ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ये रहता है, ये रहता है, आप ये एस्पेक्ट, तो ये खुद को ही क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ओके, इजंट इट। नेक्स्ट है, हाउ इज़ द राज्यसभा फॉर्म। राज्यसभा कैसे फॉर्म की जाती है, यानी कि राज्यसभा को अपर हाउसेस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, अपर हाउसेस भी बोला जाता है। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द ईच स्टेट्स इलेक्टेड मेंबर फॉर द राज्यसभा। इट मीन्स पहले इसको रीड कर ले पूरे को। ओके, देयर आर द 250 मेंबर्स इन द राज्यसभा, आउट ऑफ देम 338 आर इलेक्टेड, द रिमेनिंग 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Okay, the Rajya Sabha is the permanent house. It is never get the dissolved. Complementally, 1/3 of the member of the Rajya Sabha retire every 2 years. After the completing a 6 years terms, and the new members are inducted. ओके, तो इसमें बताया है कि जो टोटल 250 मेंबर्स होते हैं, उन 250 मेंबर्स में से जो है इलेक्शंस जो होता है वो कितने 238 मेंबर्स के इलेक्शंस होता है, और जो बाकी 12 मेंबर्स बचे हैं उनको डायरेक्टली नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। नॉमिनेट मतलब इस तरीके से मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स में है, या कल्चर में है, या टेक्नोलॉजी, इसको साइंस टेक कहा जाता है। मान लीजिए साइंस के फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है, या जिसको नोबेल प्राइज़ मतलब मिला हुआ है, तो उसको मतलब इस तरीके के लोगों को डायरेक्टली प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड कर दिया जाता है, बना दिया जाता है राज्यसभा का मेंबर। ओके, ये रहता है, और ये इसको परमानेंट मतलब परमानेंट हाउसेस बोला जाता है। और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो मतलब क्या होते हैं, 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो क्या है, राज्यसभा के रिटायर हो जाते हैं एवरी मतलब हर 2 साल में। ओके, तो फर्स्ट वन इज 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 238 मेंबर्स के लिए इलेक्शंस होते हैं, और 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड कर दिए जाते हैं, किसके द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये लोकसभा के जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो जो है लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा मतलब इलेक्टेड होते हैं हर स्टेट से। ओके, हर स्टेट्स के मेंबर्स होते हैं वो, इजंट इट। नेक्स्ट है, द राज्यसभा रिप्रेजेंटेड द स्टेट ऑफ द आवर कंट्री। जो राज्यसभा होती है वो अपनी कंट्री को मतलब क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, मतलब स्टेट को रिप्रेजेंट करती है कंट्री। तो इसको रीड करते हैं पहले। द राज्यसभा ऑल्सो कैन बी प्रपोज ए बिल. It is important to have the consent of the Rajya Sabha before the passing any bills. This House of the Parliament review the bills passed by the Lok Sabha. Thus, the role of the Rajya Sabha is very important. The persons who consider over the session of the Rajya Sabha is known as the chairman. The vice president of India act as the chairperson of the Rajya Sabha. इट मीन्स इसमें बताया है कि जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा में क्या रहता है कि जो राज्यसभा का जो मेन चेयरपर्सन होता है, या इसको कह सकते हैं लीडर होता है, वो कौन होता है, वो मतलब लीडर नहीं कह सकते, मतलब चेयरपर्सन बोला जाता है या चेयरमैन बोला जाता है। तो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो इस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, अपना वेंकैया नायडू। ओके, और प्रेसिडेंट कौन है आपके, और रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो इसमें बताया है कि जो मतलब हर अपनी कंट्री में से हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राज्यसभा के अंदर। ओके, अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल बिल पास करना है तो दोनों हाउसेस से मतलब सहमति पूरी होनी चाहिए। इट मीन्स जो है बिल पास करने के लिए क्या होता है, पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा 2 हाउसेज होते हैं, और अगर कोई बिल पास कराना है, नॉर्मल बिल पास कराना है, तो उसके लिए क्या होता है, या रूल और रेगुलेशन कोई भी है तो राज्यसभा से ओके, और राज्यसभा से और लोकसभा से दोनों से क्या होना चाहिए, वो बिल पास होना चाहिए 50+1 वोटिंग से। मान लीजिए लोकसभा के मेंबर्स जो हैं उनमें से 50+1 से वो पास होना चाहिए बिल, और ऐसे ही राज्यसभा से।
इन केस रिलेटेड टू द मान लीजिए कोई मनी से रिलेटेड है या फाइनेंस से रिलेटेड कोई बिल है, उसको क्या कर सकता है राज्यसभा मतलब टाल नहीं सकता, मतलब रोक नहीं सकता, उस पर क्वेश्चंस मतलब एडवाइस दे सकता है। जैसे मान लीजिए कहीं इन्वेस्ट करना है मान लीजिए गवर्नमेंट को, तो जो रिलेटेड टू मनी या रिलेटेड टू फाइनेंस से रिलेटेड जो भी मतलब बिल्स होते हैं, ओके, तो वो बिल क्या करते हैं मान लो पास करेंगे तो राज्यसभा उसको 14 डेज तक अपने पास मतलब टाल के रख सकता है, रोक के रख सकता है। 14 डेज से ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं उस बिल को रोक नहीं सकता, और उसको मना नहीं कर सकता कि नहीं मतलब पास होने से रोक नहीं सकता, उसके लिए इतना पावर नहीं होता राज्यसभा के ऊपर। ओके, तो ये कुछ मतलब राज्यसभा के वो थे, इजंट इट। नेक्स्ट है इसमें विच आर द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, कौन कौन से हाउसेज हैं आपको मतलब देखिए कि इसमें मतलब जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें आप सॉल्व करिए। दो हाउसेज कौन कौन से हैं पार्लियामेंट के, फर्स्ट हाउस इज लोकसभा, सेकंड हाउस इज राज्यसभा। ओके, मेंशन द फंक्शंस ऑफ द लोकसभा, आपको लोकसभा के जो फंक्शंस हैं वो आपको बताना मतलब उसमें मेंशन करना है कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ फंक्शंस बताया था, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। ओके, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, जैसे मान लीजिए कोई अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है या कोई बिल पास करना है, या मान लीजिए कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर मान लीजिए कहीं पे मतलब कोई एक रूल बना करके और वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो ये सारा काम किसका होता है, लोकसभा का होता है। और लोकसभा एक पावरफुल वो होता है, हाउस होता है, क्योंकि जो भी सारे वर्क किए जाते हैं ना वो लोकसभा के ही वर्क किए जाते हैं। एक्चुअल क्या होता है ना कि अपनी कंट्री में जैसे जो लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पार्टी के मेंबर्स होते हैं उनके पास डायरेक्टली पावर्स होती हैं, पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, डायरेक्टली पावर्स होती हैं। और जो ऑफिसर्स होते हैं जो मतलब पढ़ करके जैसे IAS ऑफिसर होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मतलब क्योंकि जितने भी अपने इंडिया में मतलब पॉलिटिशियंस होते हैं उनके लिए अगर आप क्वालिफिकेशंस देखेंगे कि इलेक्शन लड़ने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस है, तो अगर देखा जाए तो सिर्फ वो इंडिया का पर्सन होना चाहिए। जैसे लोकसभा की बात कर लेते हैं, ओके, या विधानसभा की बात कर लेते हैं या लोकसभा जो भी है, लोकसभा की बात अगर किसी को लोकसभा के इलेक्शन में लड़ना है तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ओके, और जिस एरिया से कहीं ना कहीं वो इलेक्शन लड़ रहा है उस एरिया से मतलब वो जीता हुआ पर्सन होना चाहिए, और उसकी एज उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए जो राज्यसभा के लिए लोकसभा के लिए जो होती है। जैसे 25 एज होना चाहिए लोकसभा मेंबर बनने के लिए। तो इस तरीके के कुछ नॉर्मल क्राइटेरिया हैं। एजुकेशन क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं होता है इसमें। और ये लोग जो पॉलिटिकल लोग होते हैं या जिसको अपन रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है वो एजुकेटेड मतलब इतने नॉलेज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, लेकिन उनके साथ इंडिया गवर्नमेंट जो होती है वो आपने सुना होगा UPSC एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है। तो UPSC के थ्रू जो ऑफिसर्स होते हैं जैसे IRS हो गया, IFS हो गया, IAS हो गया, तो ये ऑफिसर्स होते हैं। तो ये ऑफिसर्स कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि कंट्री को मतलब इनकी हेल्प करते हैं और डिपार्टमेंट्स में इनको अपॉइंट किया जाता है। जैसे IFS की फुल फॉर्म होती है इंडियन फॉरेन सर्विस होती है, IAS की होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस ऑफिसर्स होते हैं, IRS इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन रेवेन्यू इंस्पेक्टर रेवेन्यू सर्विस। तो ये बड़ी बड़ी सर्विसेज होती हैं, A ग्रेड की सर्विसेज होती हैं जो कि UPSC द्वारा कंडक्ट कराई जाती हैं, और इनको अपॉइंट किया जाता है डिपार्टमेंट्सों में ताकि इनकी हेल्प करें जो पॉलिटिकल पर्सन्स होते हैं। अदरवाइज डिपार्टमेंट्स को चलाना बड़ा डिफिकल्ट होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि होता क्या है ना कि मतलब ये लोग इतनी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज कह सकते हैं कि इनको इतनी, सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, अगर फॉरेन कंट्री से या किसी भी कंट्री से हमने मान लीजिए फ्रेंडशिप करके या कुछ समझौता किया है, जैसे अभी फ्रांस से राफेल हमने कहीं ना कहीं वो समझौता करके और वो किया, तो उस चीज़ के लिए मान लीजिए वो जो भी नोटिस या कुछ भी रिप्लाई हम देंगे या जो भी करेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज आना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए उस चीज़ के बारे में। तो ये जो है डिपार्टमेंट्स में एजुकेटेड पर्सन को अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा ताकि इजीली उनको वर्क किया जा सके। लेकिन एक्चुअल पावर जो है ये पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये क्या है, ये सिर्फ इनका जो है कार्यकाल चेंज होता रहता है। हो सकता है सरकार दो साल बाद गिर जाए, तो ये क्या है, इनका टाइमिंग होता है सिर्फ 5 साल का होता है। ओके, मैक्सिमम टाइमिंग 5 ईयर्स का होता है, और 5 ईयर्स बाद मतलब ये लीडर्स चेंज होते रहते हैं। किसी की गवर्नमेंट आई तो दूसरा लीडर बन जाएगा, दूसरे की गवर्नमेंट बनी है, कोई और मेजोरिटी पार्टी है तो उसका वो मतलब उसकी गवर्नमेंट बनी तो वो डिपार्टमेंट संभालेगा, तो ऐसे। बट जो ऑफिसर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इनको कहा जाता है परमानेंट होते हैं। ओके, समझ में आया? हाँ, आप देखिए इसमें जो राज्यसभा के हैं उसमें
दो वो होते हैं, एक तो मतलब जिनको बोला जाता है परमानेंट और दूसरे होते हैं पॉलिटिकल। ओके, तो पॉलिटिकल मतलब जो जनता द्वारा रिप्रेजेंटेड होते हैं, परमानेंट जो पर्सन्स होते हैं जिनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ओके, वो लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं। तो ये था इसमें। नेक्स्ट है व्हाट आर द फंक्शंस एंड द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो फंक्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर के, ओके, मतलब पावर्स बताना है और फंक्शंस बताना है। तो प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस और पावर्स इजीली आप बता सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी बहुत सारे डिसीजंस जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा ही लिए जाते हैं। मोस्टली जो पावर्स होती हैं, मोस्टली डिसीजंस लिए जाते हैं, वो सारी पावर्स, ज़्यादातर जो पावर्स होती है कंट्री की, प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है। ओके, एक्चुअल में जो पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है, जिसको कहा जाता है ओके वास्तविक पावर। और संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जिसको बोला जाता है, वो किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। क्योंकि कोई भी रूल मतलब मान लीजिए जैसे एक रूल बनाया या कोई बिल पास किया, तो बिल पास लोकसभा, राज्यसभा, देन उसके बाद सीधा प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन होने के लिए। और जब तक प्रेसिडेंट अगर साइन नहीं करता तब तक वो बिल पास नहीं होता या कोई भी रूल नहीं बनता। ओके, और अगर लोकसभा और राज्यसभा से अगर बिल पास हो जाए तो राष्ट्रपति कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए बाध्य होता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं वो उस चीज़ के लिए मजबूर होता है, उसको साइन करना पड़ता है, वो मना नहीं कर सकता। अगर उसे लगता है कहीं ना कहीं कि उसमें कहीं गड़बड़ है, या उसको लगता है राष्ट्रपति को कि कहीं ना कहीं इसमें मतलब फिर से विचार किया जाए या फिर से सोचा जाए इस चीज़ के ऊपर, कहीं गलत तो नहीं है, या कहीं कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कहीं ना कहीं मतलब लॉस तो नहीं हो रहा, या किसी पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन की जो फ्रीडम है उसको कहीं लॉस तो नहीं हो रहा, इस तरीके की कुछ अगर मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो लगता है उसे प्रेसिडेंट को, तो वो क्या कर सकता है, फिर से उस बिल को, या जो मतलब विधेयक बनाया जाता है, मतलब बिल होता है एक जो रूल रेगुलेशन हो उससे रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी है, तो बिल पेश किया जाता है, पास किया जाता है। तो बिल को फिर से मतलब लोकसभा राज्यसभा में भेज दिया जाता है कि आप फिर से विचार कीजिए, और दोबारा से फिर मतलब राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के पास अगर आए वो बिल, तो उसको साइन प्रेसिडेंट को करना पड़ता है, फिर दोबारा से वो भेज नहीं सकता और रोक नहीं सकता। ओके, और प्रेसिडेंट के पास एक बहुत बड़ी पावर भी ये रहती है क्या, कि वो कोई भी अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, उसके अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा अगर मान लीजिए फांसी अगर उसको सुना दी गई, तो राष्ट्रपति उसको रोक सकता है, टाल सकता है, उसके पास इतनी पावर होती है। ओके, लेकिन जो वास्तविक पावर होती है, जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, उसके पावर्स की बात करते हैं, फंक्शंस की बात करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास जो पावर होती है वो एक्चुअल क्या है, वास्तविक पावर होती है। सारे काम वो राष्ट्रपति के थ्रू कराता है, क्योंकि साइन राष्ट्रपति को ही करने पड़ते हैं। ओके, तो संवैधानिक जिसको बोला है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन जो एक्चुअल पावर जो है वो है प्राइम मिनिस्टर के पास। ओके, जैसे अभी आप देखिए कि पुलवामा अटैक हुआ था, तो एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान में, डिसीजन किसने लिया? प्राइम मिनिस्टर ने लिया। ओके, तो मान लीजिए लॉकडाउन किया तो किसने लिया डिसीजन? प्राइम मिनिस्टर। तो मतलब ये जो डिसीजन हर एक एरिया में डिसीजन जो लिए जाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा लिए जाते हैं। तो जो डायरेक्टली जो पावर्स होती है, एक्चुअल पावर होती है, वो किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। कंट्री में जो रूल करता है, जो लीडर होता है, वो उसी के पास होती है, क्योंकि वो एक जनता का रिप्रेजेंटेटिव, मतलब पीपल्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ओके, तो आप इस चीज़ को दिमाग में रखिए कि किस तरीके से मतलब गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, वाई इज़ द राज्यसभा नेवर डिजॉल्व कम्प्लीटली। राज्यसभा डिजॉल्व कम्प्लीटली क्यों नहीं होता? क्योंकि मतलब उसमें कहीं ना कहीं जो है आफ्टर 2 ईयर्स के बाद 2 ईयर्स सॉरी इसमें जो है कितना टाइमिंग का 6 जो ईयर्स के लिए होता है, उसमें हर 2 साल बाद कोई ना कोई रिटायर होता रहता है। तो जब 2 साल बाद 2 रिटायर्स होंगे तो 2 लोग पर्सन अपॉइंट हो जाएंगे, इसीलिए कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होती, डिजॉल्व नहीं होती। ओके, नेक्स्ट है, इफ़ यू वर ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट व्हाट वुड यू डू फॉर द पीपल्स। अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या डिप्यूटी आप सांसद बन जाते हैं, तो आप लोगों के लिए क्या करेंगे, ये आप खुद सोचिए और ये क्वेश्चन खुद से करिए। ओके, इफ़ यू वर द प्राइम मिनिस्टर व्हाट वुड यू डू फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल्स। यदि आप इफ़ यू वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो व्हाट वुड यू डू फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। आप लोगों के लिए पीपल्स के वेलफेयर के लिए आप क्या करते हैं। ये सारे चीज़, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्वेश्चंस आपको खुद से करना है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको बुक से मिल जाएंगे। देखिए आप इसमें कुछ मतलब दिया है क्वेश्चंस, हाउस सेशंस इन द पार्लियामेंट। इस तरीके से जो है हाउस सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के। ओके, उसमें एक स्पीकर होता है, उस स्पीकर के सामने अपोजिट पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, इसको अपोजिट पार्टी कहा जाता है।
और जो है एक होती है मेजॉरिटी पार्टी। जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो क्यों मतलब उसको मतलब जवाब देना पड़ता है। जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स होते हैं या अपोजिशन पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि जो भी उनको लगता है कि ये गलत कर रहे हैं या जो भी उनको लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है तो वो उन चीज़ों पे क्वेश्चंस उठाते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स उनको देना पड़ता है किसको, मेजॉरिटी पार्टी के लोगों को, यानी मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव। ओके, मेजॉरिटी पार्टी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको। नेक्स्ट है व्हेन द पार्लियामेंट इज अ सेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द डे द टाइम फॉर द क्वेश्चंस हाउस इज डिसाइडेड अपॉन during the question hours the member of the parliament ask questions to gather information to work of the government. This is how the parliament control the executive. Through the medium of the questions member draw the attention of the government towards is the loopholes. In this way the government comes to know about the view and opinions of the peoples through their representative. It's their an important responsibility of the members of to the questions the government. The opposition party plays a major roles in the effective administration of a democracy. It has highlighted the loopholes in the policies and the programs of the government. The persons who presides over the session in the Lok Sabha in a known as the speaker. इट मीन्स वही पूरी प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। जैसे मान लीजिए लोकसभा में अपोजिशन पार्टी के सामने लोग बैठे रहते हैं और एक तरफ मेजॉरिटी पार्टी के जो जिनकी गवर्नमेंट होती है वो पर्सन बैठे होते हैं। ओके, तो जो कोई प्रोग्राम उनको इम्प्लीमेंटेशन करना है या मान लीजिए प्रोग्राम के अलावा कोई पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन करना है या करवाना है, तो वहाँ पे क्या है ना कि जो मतलब जो अपोजिशन पार्टी के जो पर्सन्स होते हैं रिप्रेजेंटेड होते हैं, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि मान लीजिए गवर्नमेंट भाजपा की है, ओके, बट किसी जगह से रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस का भी जीता है तो उसको भी राइट है, उसको मतलब उतना ही बराबर का अधिकार है जो मेजॉरिटी या गवर्नमेंट जो बनी है उन लोगों के पास पार्लियामेंट में बैठने का राइट है। उतना ही बराबर का हकदार वो होता है जो कि हारी हुई पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हो लेकिन वो जीता हुआ होता है किसी एरिया से, तो वो अपोजिशन पार्टी में बैठते हैं वो लोग। ओके, तो जब अपोजिशन पार्टी में जब वो लोग बैठते हैं तो वो उनसे क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, जो भी मतलब प्लानिंग प्रोग्राम्स या पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो उनसे उनको क्वेश्चंस करने का राइट होता है और कहीं ना कहीं क्वेश्चंस करते हैं अपोजिशन, और उन्हीं अपोजिशन पार्टी के लीडर जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव वो क्वेश्चंस करते हैं, तभी उनको पता चलता है कि कहीं ना कहीं क्या गलत और क्या सही हो रहा है। ओके, इजंट इट? तो ये रहा इसमें। उसके बाद आता है प्रेसिडेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ए बिल दैट is passed by both the houses comes a law only after the signature. He has the powers to decide about the meeting of the parliament and announce the completions of the session too. It means उसके पास पावर्स होती है, वो मतलब क्या है कि मीटिंग कभी भी मतलब उसके पास पावर है कि कभी भी लोगों मतलब वहाँ की लोकसभा और उनको मतलब डिसाइड कर सकता है कि मीटिंग कब लेना है कब नहीं लेना, उसके बाद इतनी पावर कभी भी मीटिंग बुला सकता है वो। इट मीन्स ओके, और कोई भी लॉ या मतलब मान लीजिए बिल पास करना है तो उस पर दोनों हाउसेस की सहमति होना चाहिए, एग्रीमेंट मतलब इसको बोला जाता है जैसे लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट। देन उसके बाद थर्ड जब लास्ट में अगर उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है तो प्रेसिडेंट के पास आता है तो उसको साइन करवाना पड़ता है प्रेसिडेंट से। ठीक है, विदाउट प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के कोई भी रूल और रेगुलेशंस या कुछ भी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होती हैं। इजंट इट? ओके, तो दिस इज चैप्टर इज फिनिश, द नाउ एक्सरसाइज इज रिमेनिंग। नाउ सम क्वेश्चंस आई विल डिस्कस एंड आई विल टोल्ड यू व्हाट डू यू मीन बाय द डेमोक्रेसी, व्हाट इज इट्स मेन एम्स, मतलब डेमोक्रेसी क्या है और उसके मेन एम्स क्या है। ओके, तो आपको बताना है विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कौन सा लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होता है आपको मालूम है, कौन सा लोकसभा, तो उसके बारे में आपको बताना है। मेंशन द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट के क्या फंक्शंस होते हैं वो भी आपको बताना है। मेंशन द मेन फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, ये हो गया। थर्ड है फोर्थ, व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। मिड में जो सांसद होते हैं, आपसे क्वेश्चन किया था कि अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते तो पीपल्स के लिए क्या करते। ओके, तो उसमें क्या रहता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं तो अगर उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके फंक्शंस क्या हैं वो आपको फंक्शंस बताना है। इजंट इट? तो इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है आपका
व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ये हो गया. व्हाट डज द गवर्नमेंट कम्स टू नो ड्यूरिंग द क्वेश्चन अवर्स इन द पार्लियामेंट. तो आपको क्वेश्चन अवर्स के बारे में बताना पार्लियामेंट में. हाउ डज द अपोजिशन पार्टी प्ले इन द इम्पोर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेसी. अपोजिशन पार्टी का क्या इंपॉर्टेंट प्ले रोल होता है वो आपको बताया. व्हेन डज ऑल द बिल्स कम ए लॉ. ठीक है, तो जो सारे बिल होते हैं वो किस तरीके से लॉ बनते हैं, अब उसको बताना है, पूरी प्रोसेस बताना है. ओके, ठीक है. उसमें आपको देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं. फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है. आप फिल इन द ब्लैंक्स फिल कीजिए. ओके, और देन उसके बाद नेक्स्ट आपका जो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिल करने के बाद 3 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं. उसके बाद आपको ये देखना है कि जो कुछ क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 3 वो उसको देखिए. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द वाटर, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. अगर मान लीजिए आपको इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, इफ़ यू आर विलेज लोकेलिटी और तालुका, देन हु वुड यू अप्रोचेज विद द मैटर एंड व्हाट वुड बी योर कंप्लेंट्स. मतलब अगर ऐसी कंप्लेंट्स अगर होती हैं तो आपके एरिया में इस तरीके की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी या इस तरीके का मतलब देख रेख कौन करेगा, किसको कंप्लेन करोगे. तो आपको इसमें क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखना है. ये आपको मतलब जगह दी हुई है बुक के अंदर. ओके, तो ये आप एक्सरसाइज कंप्लीट करिए और अपनी नोटबुक बनाइए. नोटबुक कंप्लीट करने के साथ साथ में आपको फेयर कॉपी में नोट डाउन करिए. और ये आपका होमवर्क है और आपको आज मतलब कंप्लीट करके कल शाम को चेक कराना है. मैं कल आपको शाम को देखूँगा आपका. ओके, थैंक यू सो मच.